Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 8 of Indian economic development and the name of chapter is infrastructure. देखिए, किसी भी देश का विकास करना है अगर हमें, चाहे वहाँ पे गरीबी दूर करनी है या उस देश की तरक्की करनी है, उस देश में क्राइम रेट कम करना है, कुछ भी, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो पढ़ते हैं क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। Infrastructure refers to all such activities, services and facilities which are needed to provide different kind of services in the economy. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो चीज़ें आ जाती है जो बहुत ज़रूरी हैं इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए, जैसे रोड्स, रेलवेज़, पोर्ट्स, एयरपोर्ट। ये सब ज़रूरी है क्योंकि यहीं से ही हमारा सामान आया जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे एक दूसरी जगह, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी। एजुकेशन सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है? स्कूल, कॉलेजेस। हेल्थ सिस्टम में हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए। सैनिटरी सिस्टम में साफ़ पीने का पानी। और मॉनेटरी सिस्टम में कौन आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? बैंक, इंश्योरेंस, ईटीसी। जितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा देश क्या करेगा? तरक्की करेगा। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इट इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एनर्जी। एनर्जी का मतलब आप समझिएगा, जो आप एक तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी जो चलाने के लिए ज़रूरी होती है, जो हमें 5 सोर्सेज से मिलती है, थर्मल, हाइड्रो, विंड और आपका टाइडल हो जाएगा और आप सोलर एनर्जी, ये सब। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये भी हमारे देश के लिए ज़रूरी है, तभी हम अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट कर पाएंगे। सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाता है कि लोगों के पास अच्छी एजुकेशन हो, हेल्थ हो और उनकी हाउसिंग बढ़िया हो, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। जितना ज़्यादा लोगों के पास एजुकेशन, हेल्थ अच्छी होगी और हाउसिंग सबके पास घर होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? देश का विकास होगा। इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप्ड करने की? द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग वे। फैसिलिएट द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, अगर रोड बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, तो क्या होगा? देश के अंदर जो और फंक्शंस हैं और एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से होंगी, देश सुचारू रूप से चलता रहेगा। दूसरा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि देखो जब रोड बनेंगे, वेयर हाउस बनेगा, बफर स्टॉक की वो बनेंगी जगह, मंडी बनेंगी, तो और क्या नाम आपका, ये खेती बाड़ी के तरीके बदलेंगे, नई नई मशीनें आएंगी और गांव शहर से जोड़ दिया जाएगा, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? जब रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब चीज़ें होंगी तो क्या होगा? सामान की आवाजाही इधर से उधर, नई नई इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट होगा। लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब अगर अच्छे रोड हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी स्कूल हो, तो लोगों का जीवन जीने का स्तर भी अच्छा हो जाएगा। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार भी देता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। फैसिलिएट्स आउटसोर्सिंग। अब ये आउटसोर्सिंग क्या है? मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि जब किसी थर्ड पार्टी से हम अपना काम करवाते हैं उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। जैसे मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है, वो वहाँ पे व्यापार कर रही है पर उसका सर्विस सेंटर इंडिया में है, समझ रहे हैं? इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे आउटसोर्सिंग होगी। ये कुछ डाटा है। 90% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इंडिया के अंदर जो आज भी हैं वो किसका यूज करते हैं? बायोफ्यूल्स फॉर कुकिंग, ठीक है, मतलब यही लकड़ी वकड़ी इन सब का। 2001 के डाटा के हिसाब से 56% ऑफ रूरल हाउस होल्ड के पास बिजली भी नहीं थी। अगर हम इसको थोड़ा सा और भी कम कर लें पिछले 20 सालों में, तो आज भी आपको 25 से 26% लोगों के या 20% लोगों के पास ऐसा ही होगा कि बिजली नहीं मिलेगी। आप इस डाटा को याद करिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे तो टीचर मत को बस मज़ा आ जाएगा आपकी कॉपी देख के। और थर्ड पॉइंट है 24% रूरल हाउस होल्ड आज भी भारत के अंदर ऐसे हैं जिनके पास टंकी का पानी
मतलब 24% के पास ही क्या है, टंकी का पानी है, जिनके घरों में पानी टंकी से आता है। हम सबके घरों में तो आता होगा, पर आज भी 76% लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों में टंकी से पानी नहीं आता, उन्हें हैंड पंप पे या इस तरह। अर्बन एरियाज़ में तो ये कॉमन है, आप लोगों को मिल जाएगा टैप वाटर, पर बहुत सा रूरल एरिया राजस्थान का, बिहार का, इधर हमारा पहाड़ों पे जो ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, यहाँ आज भी टैप वाटर नहीं की फैसिलिटी नहीं है। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन भी है और कुछ सरकार की भी कमियां हैं, और सरकार के पास इतने सफिशिएंट फंड नहीं होते। अब एनर्जी पढ़ते हैं। एनर्जी क्या है? इज़ एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की। एंड कंजप्शन एक्टिविटी, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिमांड फॉर एनर्जी। द टू इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनर्जी के बीच में एक हमेशा से पॉजिटिव रिलेशन रहा है। मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, 7.8% अगर हमें इंडिया को ग्रो करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो हमें 12% किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी ग्रो की। हमें एनर्जी को 12% बढ़ाना पड़ेगा। तो एनर्जी की हमेशा से ही डिमांड रही है। अब देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फ़ोन, ये मेरा कैमरा या ये लाइट सब कुछ चल रहा है, तभी तो पढ़ा पा रहा हूँ। तो यही चीज़, एनर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो एनर्जी भी दो तरह की होती है, कमर्शियल एनर्जी, नॉन कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको आप यूज करोगे और उसमें पैसा दोगे। कमर्शियल एनर्जी रेफर्स टू दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कमांड अ प्राइस, जिनकी कुछ कीमत है, अगर आप उन्हें खरीदना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नॉन कमर्शियल एनर्जी कौन सी होती है हमारी? कंसिस्ट ऑफ दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच जनरली डू नॉट कमांड अ प्राइस, जिनका लगभग मतलब कि आमतौर पे कोई कीमत नहीं होती, जैसे फायरवुड, खेतों से लकड़ियाँ थोड़ी बहुत चुग लाए, या इस तरह से एग्रीकल्चरल वेस्ट, काऊ डंग, या जो खेतों से पुराली बचती है, या खेतों में जो और वेस्ट होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसे तो चाहे फ्री में उठा ले जाओ और किसान को फ़ायदा ही है। ड्राइड डंग, गाय का या भैंस का गोबर, उससे भी क्या होता है, वो भी आज के दौर में लोग, आपने देखा होगा चूल्हे में जलाते हैं ना गोए बना के उनका, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। पर यूजुअली इन सब की कीमत अगर होती भी है तो बहुत मिनिमम होती है, 1-2 रुपये का एक गोया मिल जाता है। 60% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड आज भी हम वो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे, देखो आज़ाद हुए हुए हमें 75 साल होने को हैं, और आज भी 60% लोग भारत के इन चीज़ों पे डिपेंड है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी फेलियर है ये। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के दो जरिए होते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। पहले कन्वेंशनल देखते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रेफर्स टू द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर इन यूज सिंस लॉन्ग एंड कैन बी स्टोर्ड। बहुत लंबे, लॉन्ग टाइम आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, आप टाइम लिख लीजिएगा। बहुत लंबे समय से जो उपयोग किए जा रहे हैं, एक बहुत बड़े टाइम पीरियड से, हजारों सालों से, जैसे कोयला और हमारा ऑयल। कन्वेंशनल सोर्स पोल्यूट द एनवायरनमेंट। अब अगर कोयला जलेगा या ऑयल जलेगा, पेट्रोल, ये सब जलेंगे तो क्या होगा? ये तो प्रदूषण फैलाएंगे। दूसरा है हमारा नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है? जिसके मतलब कि एनवायरनमेंट में हाल ही फिलहाल में डेवलपमेंट हुआ है, रिसेंटली। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रेफर्स टू द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव कम इनटू यूज ओनली रिसेंटली, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, बायोगैस, ईटीसी। दीज आर पोल्यूशन फ्री सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो देखो, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में अंतर करो, तो क्या होगा? पहला तो हो जाएगा कि वो लंबे समय से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, ये हाल फिलहाल में डेवलप्ड हुए हैं, नॉन कन्वेंशनल। दूसरा, कन्वेंशनल पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, नॉन कन्वेंशनल डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तीसरा, कन्वेंशनल में भी एग्जॉस्ट खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल और कोयल अगर यूज़ करते रहेंगे। सोलर एनर्जी कहाँ खत्म हो रही है, तो नॉन कन्वेंशनल खत्म नहीं होते। 3 पॉइंट। चौथा हमारा पॉइंट क्या होगा? उन्हें वो क्या उनकी क्वांटिटी हमारे पास लिमिटेड है, कन्वेंशनल वालों की, नॉन कन्वेंशनल हमारे पास अनलिमिटेड है।
तो ये आप 4 पॉइंट, मुझे एग्ज़ाम पर्पज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है। जैसे पूछ लेगा कि इस इतने ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ जो इंडिया के अंदर हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए एनर्जी की ज़रूरत क्या पड़ेगी, या एनर्जी क्यों ज़रूरत है इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए। तो आप बहुत खूबसूरत सा आंसर लिख सकते हैं अपना डाटा और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके। याद रखिएगा, हमेशा जो भी आप आंसर लिखें अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसे आप अपने करंट से सिचुएशन से जोड़ के लिखेंगे, और उसको अगर आप वेरीफाई करवाएंगे डाटा से, टीचर बहुत खुश होगा, वो आपको नंबर पूरे देगा। ठीक। अब हम देखते हैं ट्रेंड इन सेक्टोरियल पैटर्न ऑफ कमर्शियल एनर्जी ऑफ कंजप्शन। तो हाउस होल्ड 1953-54 में कितने परसेंट बिजली यूज करते थे? 10%। और आज कितने परसेंट हाउस होल्ड इसका एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं? 23% में बिजली जहाँ खर्च होती है। एग्रीकल्चर में 1% बिजली खर्च होती है 2000। मैं ये डाटा और ये डाटा तो कम से कम आप याद रखिएगा ही, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर में 1% बिजली 1953-54 में खर्च होती थी, बताओ कितनी सी। तभी तो आज भी खेती बाड़ी भी ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि 40-50 साल तो यूं ही वेस्ट, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। 5 ईयर प्लान चलाया 1951-56 में, अब उसमें सरकार के पास इतने संसाधन ही नहीं। खैर वो अलग विषय है, वो आप पहले चैप्टर की वीडियो में प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर में 1% बिजली यूज होती थी सिर्फ, और 2014-15 में 18%। ये अच्छा हुआ है, बढ़ा है, पर साल देखो 50 साल लग गए। इंडस्ट्री उस टाइम 40% यूज करती थी बिजली, और आज 44%। ट्रांसपोर्ट में 44% यूज होती थी बिजली, ये सब बिजली कोयल वोयल ये सब। आज ये 2%। क्यों? क्योंकि देखो अल्टरनेट सोर्स चल गए। पहले ट्रेन में कोयले से चलती थी, उस टाइम बसें वसे या ये सब तो था नहीं, पर आज ये सब नहीं है। सोलर प्लेट्स चल रही है, ये बैटरी वाली ई रिक्शा चलती हैं इतनी, तो इससे हमारी एनर्जी क्या होती है? सेव होती है। और अदर्स 5%, और ये 1953-54 में 5% था, 2014-15 में 13%। आप इस डाटा को याद रखिएगा, अपनी नोटबुक में बनाइएगा। टीचर विल बी इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर आंसर्स। पावर और इलेक्ट्रिसिटी, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने इस साल ये जो अभी हुआ था 2020 का, एक बोर्ड की कॉपी चेक करी थी। एक बच्चा इतना अच्छा था, इतनी अच्छी उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल मतलब जो आंसर पढ़ के टीचर ये कह दे कि बस इससे तो पूरे में से पूरे देने हैं, उस बच्चे को मैंने 100 आउट ऑफ 100 दिए थे। जब मैंने उसकी नोटबुक चेक करी थी, उसने आंसर ही इस तरह एक्सप्रेस किए कि सामने वाला देख के जी खुश हो जाए उसका। तो आप लोग भी अपने डाटा लिखिएगा, करंट सिचुएशन से जोड़िएगा, और फैक्ट्स वो पॉइंट्स में लिखिएगा, और आंसर कोई टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा, वो आपको 100 में से 100 दे देगा। पावर और इलेक्ट्रिसिटी is the most critical component of infrastructure which is often identified with progress in the modern civilization। जैसे जैसे देश के अंदर विकास होगा, वैसे वैसे हमें बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अभी आप लोगों को बताया था 7.8 या 8% के दर से अगर हमें बढ़ना है, तो हमारे पास कितनी बिजली होनी चाहिए, साल भर में कितनी तरह की बिजली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए? 12% हर साल वो ग्रो करनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ पावर, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन से क्लिक कीजिएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे हम लाइव सेशन करते हैं, ताकि आप लोगों की क्वेरीज वो सब चीज़ें, अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम कैसे लिखें या और कोई ट्रिक्स, वो सब चीज़ें आप हमसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ पावर जनरेट इंडिया के अंदर 3 सोर्सेज से होती है, 2 रिसेंटली आए हैं, ठीक है ना, वो भी हम पढ़ेंगे। थर्मल, कोयले से जो बनती है। वैन पावर इज जनरेटेड आउट ऑफ कोयला, ऑयल एंड नेचुरल गैस, उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। भारत के अंदर 67% जो एनर्जी बनती है वो 100% में से 67% एनर्जी हम थर्मल एनर्जी। अब देखो 67% बना रहे हैं, एक तो कोयला ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि इतनी ज़्यादा उपयोग हो रहा है। दूसरा क्या होगा? एनवायरनमेंट को भी तो प्रदूषित कर रहा है ये, देखो, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला झरैया झारखंड में मिलता है, और उसका नाम है एंथ्रासाइट कोयले का, याद रखना बाबू। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर,
अब दूसरा जरिया है जहाँ से हम बिजली बनाते हैं, वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम द वाटर्स ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर, वो आपने देखा होगा डैम से या नदियों से पानी गिरता है और फिर वो पंखे लगे हुए होते हैं बड़े बड़े, जब वो उन पे गिरता है तो वो घूमते हैं, बिजली बनती है, मोटर्स, टरबाइन भी बोलते हैं उन्हें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। न्यूक्लियर एटॉमिक पावर, वैन द पावर इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जब हम यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम से पावर बनाते हैं उसको न्यूक्लियर एटॉमिक पावर बोलते हैं। अब आप देखो एक जगह तो हमारे पास कितने हैं, 100 से लेके 110 के आसपास हैं न्यूक्लियर, और अमेरिका 7500 न्यूक्लियर बम वो है उनके पास पावर प्लांट, और लोग कितने हैं वहाँ पे 30 करोड़, और यहाँ पे कितने पीपल हैं 130 करोड़। अभी मैं कल एक डाटा पढ़ रहा था, उसमें मैं देख रहा था वो अपने देश में एजुकेशन पे 17% करते हैं अपने जीडीपी का खर्च, और हम लोग 6 पॉइंट कुछ करते हैं। अब अगर हम अपने जीडीपी का 6% निकाल लें तो ये 15 लाख करोड़ के आसपास निकलता है, सॉरी हेल्थ पे ये डाटा हेल्थ का है, 15 लाख करोड़, और अगर वो 1400 लाख करोड़ का 17% निकाल लें अपने देश के जीडीपी का तो कितना निकलता है, 250 लाख करोड़ के आसपास। एक देश है जो 250 लाख करोड़ खर्च कर रहा है किस पे, 25 करोड़ लोगों के लिए, और हम लोग बस 15-16 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं 130 करोड़ लोगों के लिए। ये था पहला डाटा जो मुझे आपसे डिस्कस करना था। दूसरा डाटा, जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स होते हैं या मतलब इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे सरकार भारत में एक आदमी के ऊपर 20 पैसा खर्च करती है साल में। ये भी देखिए, बताइए कितना कम है, कुछ भी नहीं है। तो तभी तो हमारी रैंकिंग 112 आती है दुनिया भर के देशों में हेल्थ सिस्टम में, और जब अब इस साल जो आई थी वो 96 थी, वो 107 में से। तो बहुत हम पीछे हैं अभी इस चीज़ में, भारत के अंदर इस चीज़ पे विकास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ ली, ये थोड़ा डाटा देख लीजिए। थर्मल पावर से हम 67% बिजली बनाते हैं, 67%। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से 13.60%, ठीक है। न्यूक्लियर पावर से ये बहुत कम है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट ही हमारे यहाँ कम है, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है इनकी। 2.10% हम न्यूक्लियर पावर से बनाते हैं। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हम 17.30% से हम न्यू का मतलब समझ रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी, ये न्यू एनर्जी या रिन्यूएबल भी कह सकते हैं क्योंकि ये ख़त्म नहीं होते। अब चैलेंज क्या है इनके सामने, वो भी एक चीज़ है देखने की। इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, इंडियाज कमर्शियल एनर्जी सप्लाई नीड्स टू ग्रो एट अबाउट, हमें साल दर में कितने उससे बढ़ानी है, 7% से। एट प्रेजेंट इंडिया इज एबल टू ऐड ओनली, हम हर साल सिर्फ 2 लाख मेगावाट बिजली ही ऐड कर पाते हैं, ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, अब जितने हमारे यहाँ पे प्लांट हैं उन पे लोड क्या है, बहुत ही पुअर है, मतलब वो इतनी ज़्यादा बिजली जनरेट नहीं कर पाते। ये भी एक समस्या है हमारे पावर सेक्टर के सामने। फिर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं उनकी पुअर परफॉर्मेंस है, सही से तारे ना बिछाना, पीपल चोरी कर लेते हैं, या इस तरह से जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कमियां हैं। लॉसेज ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्सीड 500 बिलियन, बताओ 500 बिलियन से ज़्यादा पहुंच चुका है नुकसान। ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, रॉन्ग प्राइसिंग, गलत रेट हैं, कहीं पे ज़्यादा हैं कहीं पे कम है, या उल्टे सीधे बिल कट जाते हैं, वो सब चीज़ें। एंड अदर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, इनपुट्स की कमी है, इसलिए भी नहीं सरकार, वो क्या नाम, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार इस पे काम कर पा रही। थर्मल पावर प्लांट आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कोयला सप्लाई, रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि 67% बिजली तो थर्मल पावर प्लांट से ही बनती है ना, 67% कोयले की सही से सप्लाई नहीं है, ये सब चीज़ें। लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेट एंड फॉरेन इन्वेस्टर आर येट टू प्ले देयर रोल इन मेजर प्ले। प्राइवेट सेक्टर हर जगह तो है नहीं, कितनी कंपनियां हैं बिजली के अंदर, 4-5 है बस भारत के, वो भी बड़े बड़े मल्टी ये जो हमारे होते हैं मेगा सिटीज इनमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, मुंबई, गुजरात और आपका ये अपना दिल्ली में, इन सब जगह ही है, यहाँ तो है ही नहीं। यूपी में तो वैसे ही हमारे इधर भी नहीं है, यूपी PCL ही चलता है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सरकार की एक बहुत ज़रूरत है कि वो प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट करे, ताकि उससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और सर्विस बेहतर मिलेगी। लैक ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन,
देयर इज़ अ जनरल, अच्छा चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। क्या सरकार को हर चीज़, मतलब जो भी उस, हर चीज़ नहीं कहता हूँ मैं, जो भी वो कंपनियाँ ओन कर रही है, जो भी वो कंपनीज चला रही है सरकार, जैसे ओएनजीसी हो गया हमारे इंडिया के अंदर, रेलवे हो गया, या फिर बहल हो गया, सेल हो गया, ये जो कंपनियां हैं हमारी भारत सरकार के अधीन है जो, क्या इन्हें प्राइवेट करना सही रहेगा? और सही कब रहेगा उसका भी जवाब दीजिएगा, और सही नहीं में फेवर बोल रहे हो तो फिर उसका भी जवाब दीजिएगा। देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं। देयर इज अ जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू हाई पावर टैरिफ्स एंड प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स। ये भी आप देखते होंगे, बिजली घंटों घंटों भागी रहती है, घर में कटर लगे रहते हैं। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, मेजर टू मीट पावर क्राइसिस मेजर। अब हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं? तो उन सब का उल्टा कर दो जो हमने भी पीछे पढ़े। प्लांट लोड बढ़ा दो, कोयल का ट्रांसमिशन अच्छा करो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करो, रिन्यूएबल सोर्सेज, ये बहुत बढ़िया है। देखो पॉइंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारे देश के अंदर बिजली पर्याप्त रूप से और जनरेट होगी। कोई भी समस्या जो कोई एक देश फेस कर रहा है, हमेशा याद रखना वो किसकी वजह से है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। कोई भी समस्या, एनवायरनमेंट की, क्राइम की, अनएम्प्लॉयमेंट की, बेकार हेल्थ सिस्टम की, बेकार एजुकेशन सिस्टम की, सब का कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल, ठीक है, पानी से बिजली बनाने वाले सोर्सेज का हमें ज़्यादा डेवलप करना चाहिए डैम्स पे, और ये सब चीज़ें। अदर मेजर्स लाइक इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बेटर रिसर्च डेवलपमेंट एफर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इन सब पे भी पैसे को खर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely the absence of disease or infirmity. Development of health infrastructure ensure a country of health manpower for production of goods and services. तो अगर हमें देखिए हेल्थ अच्छी कर, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन हेल्दी है, नहीं, वो व्यक्ति जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई फिजिकली ठीक है और मेंटली अच्छा सोच सकता है और डेवलपमेंट कर सकता है, वो हेल्दी है। समझ आ रहा, वो हेल्थ उसकी अच्छी है। हेल्थ शब्द का मीनिंग हमने पढ़ा है। देखिए ये डाटा चौंका देगा आपको। हॉस्पिटल्स 1951 और 2014-15 का याद कर लीजिएगा, ये भी पर्याप्त रहेगा। 2694 हॉस्पिटल थे सिर्फ, और आज 2014-15 में 19,653, कुछ भी नहीं है। बताओ, 130 करोड़ लोग और 19,653 हॉस्पिटल। बस एक हॉस्पिटल के हिस्से में 650-700 मरीज आ जाते हैं, कौन इलाज कर लेगा बताओ। बेड देखें अगर हम, ये सारे हॉस्पिटल हैं, आप ये जो गांवों में या ये कस्बों में होते हैं उन सबको मिला के आप ये मत सोचेगा कि ये बड़े हॉस्पिटल हैं। बस बेड देखते हैं कितने, गवर्नमेंट बेड 1951 में 1,17,000 थे और आज ये 7,54,000 बेड हैं, और जनसंख्या 130 करोड़ है भाई साहब। अगर मान लो उसमें से 130 करोड़ में से, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, हालांकि किसी को ना बीमार करे भगवान, हमारी तो ये प्रे है, पर वो भी गलत हो जाएगा अगर हम ये वाली प्रे करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का रोज़गार किससे चलता है? जब लोग बीमार पड़ते हैं उस चीज़ से। इकोनॉमिकली सोचिए आप चीज़ को, देखिए, ठीक है ना। डॉक्टर्स हो गए, एम्बुलेंस वाले हो गए, मेडिसिन की कंपनियां होगी, वो सब तो उन सब के तो रोज़गार बंद हो जाएंगे फिर। तो ये चीज़ है। बेड कितने हैं? अब देखिए 130 करोड़ लोग और सरकार के पास बेड कितने हैं? 7,54,000। अगर हम ये भी मान लें कि 10 लाख लोग ही बीमार पड़ गए, हालांकि ये तो 130 में से 5-7 करोड़ तो लोग हमेशा बीमार ही रहते हैं, क्योंकि हेल्थ सिस्टम हमारे देश का इतना ख़राब है। तो 7,54,000 सिर्फ बेड है और 3 करोड़ मरीज है। अब देख लो आप क्या हालत है इसकी, हमारे देश के हेल्थ सिस्टम की। डिस्पेंसरीज 1951 में 6600 थी और 2014-15 में सिर्फ 26,000। बताओ, अरे भाई 6.5 लाख तो गाँव है यहाँ और 26,000 सिर्फ डिस्पेंसरीज हैं। देखो कितनी कमी है। तभी तो हमें दुनिया भर में 107 देशों में से 96 रैंक दी जाती है हेल्थ सिस्टम। PHC कितने हैं हमारे यहाँ?
725 थे 1951 में, और अब ये 25,308 हैं बस। CHC और सब सेंटर भी देख लेते हैं। सब सेंटर तो थे ही नहीं, ना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे। ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कस्बों में खोले जाते हैं और सब सेंटर गाँवों में, उस टाइम थे नहीं। 2014-15 में देख लो 53,655 सिर्फ सब सेंटर हैं, 6.5 लाख गाँव हैं, विलेज है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देख लो 5,396 बस। बताओ कैसे करेगी सरकार, या मतलब कैसे होगा इंडिया के लोगों का हेल्थ सिस्टम अच्छा। ये नेशनल कमीशन का डाटा है एंड इकोनॉमिक एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अधीन आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2005 का डाटा है ये जो मैंने आप लोगों को बताया। सॉरी, ये वाली नीचे मतलब ये अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा किया गया है डाटा। नेशनल कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसमें थोड़ा सा डाटा लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे 2005 वाला लिया गया है, वो सब चीज़ों से मिला के हमने इस डाटा का स्ट्रक्चर बनाया है। याद कर लीजिएगा और सोचिएगा कि हेल्थ सिस्टम में कितने ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो हेल्थ सेक्टर के अंदर 3 चीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडिया हैज़ इट्स आउन वेल डेवलप्ड अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के मेडिसिन है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, न्यूरोपैथी एंड होम्योपैथी। रूरल अर्बन डिवाइड अगर हम देखें, पुअर और रिच डिवाइड का, देखिए ये सब्जेक्ट है सोचने का। जितना आप इस सब्जेक्ट में चीज़ों को सोचेंगे और उसको करंट की सिचुएशन से जोड़ेंगे और अपने आंसर को फैक्ट से वेरीफाई करवाएंगे, याद रखना टीचर आपको जब भी नंबर देगा, ठीक है ना। तो वो मतलब चीज़ों पे सोचिएगा, आप औरों से बेहतर बन जाएंगे। रूरल अर्बन डिवाइड अगर हम पढ़ें, पुअर लिविंग इन रूरल एरिया डू नॉट हैव सफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस हैज़ लीड टू डिफरेंसेस इन हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल। समझ आ रहा है। तो अगर मतलब कि क्या है, लोग गांव के अंदर या बटे हुए हैं गरीब और अमीर में। अमीर तो अच्छी जगह हेल्थ पा लेता है, गरीब बेचारा कहाँ अप्रोच करे। समझ रहे हैं आप लोग। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है और वहाँ के हालात आप लोगों को पता ही हैं क्या हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, इसीलिए तो गरीब तक तो इलाज भी नहीं पहुँच पाता। वो क्यों? क्योंकि हमारा देश इतना अमीर नहीं है ना, तो यहाँ पे पैसे की कमी है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वुमेन हेल्थ अगर हम देखें, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, बहुत अच्छी संख्या में भी है वुमेन्स पॉपुलेशन में इंडिया की, 50 से 60 करोड़ तो वुमेन्स हैं। दे सफ़र मैनी डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू मैन, उन्हें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एजुकेशन में नहीं उन्हें पढ़ने दिया जाता, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं आगे बढ़ावा दिया जाता, और हेल्थ केयर में। उम्मीद है गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा, बस थोड़ा सा और रह गया हमारा। ये डाटा देख लो। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा। आप देखो यूएसए का तो शायद चलिए याद भी मत करना, पर इंडिया, चाइना और साउथ इसका श्रीलंका का ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर में इंडिया और चाइना आएगा मेन। इन दोनों को याद कर लीजिएगा। चाहे पाकिस्तान है लास्ट चैप्टर में, 3 देश हमें पढ़ने हैं लास्ट चैप्टर में 10वें में। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है कि कोई बच्चा पैदा हुआ 1 साल से पहले वो मर जाता है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो इंडिया में 38 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल का होने से पहले मर जाते हैं। चाइना में ये 9 है, यूएसए में सिर्फ 6 की डेथ होती है, और श्रीलंका में 8। देखो श्रीलंका ही हमसे बेहतर है। 5 साल तक होने के कितने बच्चे मर जाते हैं, और ये 1000 बच्चों पे निकलता है, याद रखना डाटा। 5 साल तक हमारे यहाँ 48 बच्चे हैं, चाइना में 11, यूएसए में 7 और श्रीलंका में 10। देख लो यहाँ भी श्रीलंका हमसे बेहतर। बर्थ बाय स्किल, जो बचपन से ही स्कूल जाते हैं बच्चे 3 साल का होने के बाद, इंडिया में सिर्फ 74%। देखो 26% बच्चे यहाँ बचपन से स्कूल भी नहीं जा पाते, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी स्कूल्स के हालात क्या हैं गाँवों में। चाइना में 100%, वाह कितनी तरक्की पे है। यूएसए में 99%, श्रीलंका में 99%। इन्फेंट इम्यूनाइज्ड, बचपन से जिनको टीके, डीटीपी के ये सब चीज़ें, या बचपन से जिनका भरण पोषण सही होता है, 87% बच्चों का सिर्फ। अब ये आपको लगेगा सिर्फ 13% तो बहुत थोड़ा डाटा है। अरे भाई इसको 2 करोड़ के संदर्भ में निकालना 13% को, क्योंकि 2 करोड़ के आसपास होते हैं इंडिया के अंदर बच्चे, 1.5 करोड़ मान लो,
तब निकालना इस डाटा को, तब आपको असली फिगर पता चलेगा। 14 से 15 लाख ये वो जो 87% ऊपर वाले जितने भी हैं। और चाइना में 99% बच्चे, हमें यूएस से इसमें पीछे है थोड़ा 95%, और हमारा श्रीलंका भी इसमें अच्छा आ गया है 99%। हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना करते हैं हम लोग बताओ? 4.7%। तो 280 लाख करोड़ का जीडीपी है हमारा, उसका 4.7% निकाल लो, वही 10-11 लाख करोड़ आएगा। और ये लोग इधर देखो 17%। और देश का जीडीपी कितना है भाई साहब? 1400 लाख करोड़ का 17% निकाल लीजिए। यहाँ सिर्फ 25 करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ लोग हैं इस देश में, इधर 130 करोड़ लोग हैं। देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा अंतर है? 130 करोड़ लोगों पे 10-11 लाख करोड़ खर्च हो रहा है, और 30 करोड़ लोगों पे 250 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। 250 लाख करोड़ के आसपास ही निकलेगा। श्रीलंका में 3.5%, श्रीलंका भी अच्छा है। अब आप कहेंगे इंडिया तो उससे ज़्यादा है, पर भाई वो जरा सा आइलैंड है, एक छोटा सा, तो उस मुकाबले तो वो बहुत अच्छा कर रहा है। गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्च करती है? 5% सिर्फ। अगर किसी मरीज पे 100 रुपये खर्च हो रहे हैं या वो चीज़, तो उसमें से 5 रुपये सरकार के होते हैं। मतलब अगर हम एवरेज निकालते हैं इसमें, चाइना में 10.4%, यूएसए में 21% और श्रीलंका में 11.2%। जो लोगों की पॉकेट से पैसा खर्च होता है, इंडिया में 89% लोगों को अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है हेल्थ में, चाइना में 72%, यूएस में सिर्फ 21.4%। बताओ, सरकार वहाँ खर्चा उठाती है 79.6%। कितना बढ़िया डाटा है। श्रीलंका इधर देखो 95%। तो ये वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का लिया गया डाटा 2017 का, और आप साइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.worldbank.com पे, वहाँ से आप लोगों को डाटा मिल जाएगा। याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। नोट्स में भी मैं इसको मेंशन कर दूंगा, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिटिकल असेसमेंट अगर हम करें इंडिया के हेल्थ स्ट्रक्चर का, तो देखो है क्या एनालिसिस करना, बताओ कितना ख़राब तो है ये, क्या एनालिसिस करें इसका। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कहीं पे हॉस्पिटल है कहीं पे नहीं है, अमीर फ़ायदा उठा लेते हैं, गरीबों तक पहुंचती ही नहीं। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो बीमारियां होती हैं जो संपर्क में आने से फैलती हैं। हेल्थ सैनिटेशन पुअर, लैक मैन, डॉक्टर्स की कमी कितनी ज़्यादा है? 400 कुछ लोगों पे एक डॉक्टर आता है, बताओ, एक डॉक्टर है भारत में। आप ये इस तरह के डाटा आप लोग पढ़ा कीजिए, इकोनॉमिक सर्वेज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स, बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा नॉलेज का। और अगर आपने ये अपनी आंसर नोटबुक में लिख दिए ना, तो बट टीचर पूरे नंबर देने, मेरा जैसा टीचर तो पूरे नंबर देगा। देखिए मैं तो देता भी हूँ, और ऐसी बात नहीं कि नहीं देता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को तो बच्चा बस जो क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चा उसका मतलब समझा दे कि हाँ इसका मतलब ये है और ये इस चीज़ से वेरीफाई हो रहा है, मैं तो उसको पूरे नंबर दे देता हूँ। माल न्यूट्रिशन की बहुत कमी है इंडिया के अंदर, बच्चों के अंदर और वुमेन्स में भी। प्रेग्नेंट वुमेन में देख लीजिए, चाहे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कितना ज़्यादा है यहाँ पे। रोल ऑफ पावर सेक्टर, हम जानते हैं प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है, उसे तो बस मुनाफा कमाना है, जितना ज़्यादा कमाया जा सके। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, पर मुझे आपको हर चीज़ पे डिस्कस करवाना था, क्योंकि देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये सब्जेक्ट किस चीज़ का है, सोचने का। तो जितना ज़्यादा आप लोग सोचोगे इस सब्जेक्ट में, उतना ही ज़्यादा आपको चांसेस होंगे अच्छे नंबर गेन करने के, क्योंकि बुक का लैंग्वेज लिखना मेन ज़रूरी नहीं होता बोर्ड एग्ज़ाम में। मेन ज़रूरी होता है कि कोई जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको मतलब एग्जैक्ट टीचर को समझा रहे हो और वेरीफाई करवा रहे हो फैक्ट से, घटनाओं से, तो आपको नंबर देगा टीचर, उसमें कोई वो नहीं है इशू। तो ये सब चीज़ें थी, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ये सब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम भी ग्रो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि और बच्चों को भी इनका बेनिफिट हो। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जब अपनी कमेंट बताते हैं, देखिए कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं जो कमेंट करते हैं, पर हमें नेगेटिविटी को कभी गेन नहीं करना। आप लोगों को कोई कमी लगी बिल्कुल बताइए, वो वेलकम्ड है, हम उस पर काम ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग की कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या किसी चीज़ पे डिस्कस करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। धन्यवाद गाइस।